रास्ते में हमारा सामना डाकुओं से हुआ और मेरे पति ने मुझे गाड़ी से बाहर धकेल दिया और अपनी पसंदीदा रखैल के साथ भाग गए। संकट की घड़ी में उसके शातिर चचेरे भाई ने मेरे लिए चाकू खा लिया। हम आधी जिंदगी से लड़ रहे थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंत में वह मेरे लिए अपनी जान दे देगा। अपनी मृत्युशैया पर भी वह एक प्रश्न पूछने में सफल रहा। जब मैंने पहली बार हवेली में प्रवेश किया तो आपने मेरे लिए चीजें मुश्किल क्यों कर दी? मैंने नियमों के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब मैंने पहली बार हवेली में प्रवेश किया तो आपने मुझे क्यों नहीं देखा? लेकिन क्या वे मेरे लिए जीविका कमाने की व्यवस्था भी कर सकते हैं? तभी मुझे एहसास हुआ कि यह सब मेरे पति की साजिश थी, ताकि वह मेरे उच्च सामाजिक दर्जे वाले मायके और अपनी पसंदीदा रखैल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सके। आंखें खोलते ही उसने खुद को ड्यूक के महल में पाया। उसका पति शेन हे बोलते समय हकला रहा था। महोदया, मेरी चचेरी बहन का कहना है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह आपसे मिलने नहीं आ पाएगी। साथ ही डॉक्टर ने कहा कि उसकी बीमारी के लिए उसे भरपूर धूप की जरूरत है और वह आपके धूपदार आंगन में रहना चाहती है। परिचित शब्दों को सुनकर मैं कुछ देर के लिए घबरा गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस दिन मेरी चचेरी बहन घर में दाखिल हुई उसी दिन मेरा पुनर्जन्म होगा। पिछले शेन हे ने भी यही कहा था। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने कहा था कि उसका चचेरा भाई इसे उधार लेने के लिए घर आने वाला है। मैं अपने बगीचे की सफाई कर रहा हूँ, उसे सावधानी पूर्वक व्यवस्थित कर रहा हूँ और इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। परिणाम स्वरूप वह मुझसे यानी मेजबान से मिलने नहीं आया और उसने मेरे आंगन के बारे में नहीं पूछा। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि कोई नियम ही नहीं है। यह स्पष्ट है कि मुझे पता है कि शेन हे के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं और वह मुझे उकसाना चाहता है। हाँ, शेन हे के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं। मेरे पिता एक राजकुमार और एक पिता हैं और वे बचपन से ही कुलीन रहे हैं। और शेन हे का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। हालांकि वह सुंदर और धनी थे, लेकिन उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। उसी साल वसंत ऋतु में मैं झील में गिर गया और सभी लोग किनारे पर थे और मुझे कोई जल्दी नहीं थी। तभी वह पानी में कूदा और मुझे बाहर निकाल लाया। मैं पहाड़ों में भीग गया था और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना कोट उतारकर मुझे पहना दिया। मैं पानी में गिर गया और फिसलकर दूर चला गया। मुझे खुशी है कि वह स्वयं महारानी से विवाह का प्रस्ताव रखने गए थे। मुझे लगा था कि यह एक अच्छी शादी होगी, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों। शादी के बाद से वह हमेशा मेरा सम्मान करता है और मुझसे बहुत प्यार करता है। पहले मुझे लगता था कि हम इतने कम लोग हैं कि आपस में अच्छे से घुल मिल नहीं सकते और हमारे बीच कोई भावनाएं नहीं हैं। बाद में उन्हें मेरा सौम्य और विचारशील व्यवहार समझ में आया। कुछ दिनों बाद शेन हे ने कहा कि उसका चचेरा भाई किसी शारीरिक कारण से राजधानी आना चाहता है। उसने कहा कि जब उसने ऐसा कहा तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसके कान लाल हो गए। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी प्रेमिका से मिलना चाहता हो। इससे मुझे पता चला कि उसके मन में मेरे लिए कोई भावना नहीं थी, बल्कि उसके दिल में पहले से ही कोई और था। वह प्रेमिका उसकी चचेरी बहन थी। इसी वजह से मुझे इतना गुस्सा आया कि शेन हे ने अपना सिर घुमाया और मुझसे मेरा आंगन मांगने आ गया। ग्रीन टी का कौन सा रिश्तेदार है? उसने जानबूझकर मुझे यह एहसास दिलाया कि शेन हे के दिल में उसकी जगह दूसरों से अलग थी। पिछले जन्म में तो मैंने यही सोचा था। उस समय मैं इतना क्रोधित था कि मैंने शेन हे के लिए पहले से ही एक उपयुक्त आंगन तैयार कर लिया था। शेन हे बगल वाले हॉल में काफी दूर बैठा था और वह आम दिनों में मेरी तरफ देखता भी नहीं था। उसने हरी चाय के पौधे को पिछवाड़े में फेंक दिया जहाँ खरपतवार उग रही थी। लेकिन इससे पहले कि मुझे पता चलता, मुझे यह बात पता चल गई कि मेरे चचेरे भाई ने मुझसे कभी भी आंगन नहीं मांगा था। शेन हे ने ही लीजियान को बीच में उकसाया था, क्योंकि उसे डर था कि मेरा दर्जा सम्मानजनक है, और उसने अपनी असली पसंदीदा रखैल को धमकाया। एक तरफ तो उसने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मेरी चचेरी बहन उसे पसंद करती है और उसके लिए लड़ना चाहती है। दूसरी ओर उसने मेरे चचेरे भाई को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं अपनी सामाजिक स्थिति के आधार पर उसे धमका रहा था। उसने हम दोनों को जानलेवा लड़ाई के लिए मजबूर कर दिया। उसने मुझे राजधानी में मेरी प्रतिष्ठा बनाए रखने का कारण ही खो बैठा। उसने मेरे चचेरे भाई की हालत को और भी बदतर बना दिया और उसने इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी रखैल की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। उन्होंने अपनी अच्छी प्रतिष्ठा भी अर्जित की। उसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो गया। यह अफसोस की बात है कि मुझे अपने पिछले जन्म में मरने तक उनका दिल दिखने का मौका नहीं मिला। इस बार मामला अलग है। मैंने उस आखिरी बार के बारे में सोचा जब मेरे चचेरे भाई ने मेरी बाहों में दम तोड़ा था। मैंने शेन हे की ओर मुस्कुराते हुए कहा, आंगन तैयार है, मैं उसे खुद ले आऊंगा। मैं उसकी आश्चर्यचकित निगाहों के बीच दरवाजे से बाहर निकल गया। शेन हे किसी न किसी रूप में सही था। मेरा चचेरा भाई सचमुच कमजोर था। वह हवा की तरह कमजोर दिख रही थी, लेकिन ऐसा ही एक व्यक्ति हवा चलते ही गिर पड़ा। लेकिन उसने एक अहम मौके पर मेरे सामने आकर मुझे रोक दिया। मेरे सामने जियांगजी मंदिर से लौटते समय अतीत एक बरसाती बौछार की तरह था। मुझे नहीं पता कि डाकू कहां से आए थे। मैं एक के बाद एक गिरता चला गया। हम घबराकर भागने लगे, लेकिन आधे रास्ते में ही हमें रोक लिया गया। उस नाजुक क्षण में शेन हे ने अपनी उपपत्नी को अपने पीछे सुरक्षित रखा और दूसरे हाथ से मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। वह युवराज और ग्रैंड ट्यूटर की बेटी है। अगर आप उसका अपहरण कर लेते हैं तो वह बहुत सारी रकम के बदले में मिल सकती है। हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमें जाने दो। मैं वहीं जम गया। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। परसों ही उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया हुआ था और कहा था कि शियांगजी मंदिर से लौटने के बाद वह अपने चचेरे भाई को विदा कर देगा।
उसने यह भी कहा कि इस दौरान मेरे साथ अन्याय हुआ है और उसके परिवार पर आर्थिक तंगी आ गई है, लेकिन वह अपने चचेरे भाई के परिवार पर निर्भर होने के कारण ही आराम से जीवन जी पा रहा है। वह अपने चचेरे भाई का ऋणी है और उसने मुझसे विनती की कि चाहे उसने कितनी भी बुरी हरकत की हो, मैं उसे माफ कर दूं। उसने वादा किया कि भविष्य में वह इसकी भरपाई करेगा, लेकिन अब वह इतना निर्दयी और कृतघ्न हो गया है। यह सुनकर डाकू की आंखों में द्वेष की चमक आ गई। हाँ, अभी भी बहू है तो उसका यही रहना बिल्कुल सही है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उसी क्षण मेरी चचेरी बहन आगे बढ़ी, मुझे अपने पीछे छिपा लिया और समीक्षकों को जोर से फटकार लगाई। क्या तुम पागल हो? तुमने उसे यहीं छोड़ दिया। क्या वह अभी भी जीवित है? आप उससे कितनी भी नफरत क्यों न करें, वह फिर भी आपकी पत्नी है। उसकी बात सुनने के बाद मैंने शेनहे को एक अविश्वसनीय नजर से देखा। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। लेकिन इस बार शेनहे को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह कचरा लेकर भाग गया। उनके जाने के बाद मैंने अपने चचेरे भाई से पलटवार किया। जिस डाकू ने हमें उकसाया था उसने हम पर 3 बार चाकू से हमला किया। मुझे पता था कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। मेरी चचेरी बहन अब भी मेरी पूरी तरह से रक्षा करती थी। मुझे आज भी याद है कि वह खून से लथपथ थी। वह अब भी अपनी सांस रोके हुए थी और मुझसे सवाल कर रही थी। मैंने खुद से पूछा कि क्या नियमों का पालन करने का कोई कारण था, लेकिन जब मैं हवेली में दाखिल हुआ तो आपने न केवल मुझे अनदेखा किया बल्कि मेरे रहने का इंतजाम घास के मैदान के टूटे फूटे आंगन में क्यों किया। तभी मुझे एहसास हुआ कि शेनहे ही इन सब के केंद्र में थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हम दोनों एक दूसरे की बाहों में मृत हो चुके थे। पलक झपकते ही जिस दिन मेरी चचेरी बहन ने हवेली में प्रवेश किया उसी दिन मेरा पुनर्जन्म हुआ। इस बार मैं अपने चचेरे भाई की अच्छी तरह से रक्षा करना चाहता था ताकि शेनहे भी अक्सर दूसरों द्वारा गलत समझे जाने की भावना से अंधा हो जाए। मैंने अपने चचेरे भाई को खुद लेने के इरादे से एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन शेनहे ने मुझे मेरे सामने रोक दिया। ये हुआ, तुम एक कुलीन महिला हो, तुम अपनी चचेरी बहन जैसी व्यापारी लड़की को उसे लेने कैसे दे सकती हो? उसे आपसे मिलने आना चाहिए। देखो वो नकली कपड़े पहनकर मुझे किस तरह देख रही है। मुझे थोड़ी घृणा महसूस हो रही है। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपने चचेरे भाई को आंगन में फेंक दिया। मुझे इसका अफसोस है। चाहे वह नियमों का कितना भी उल्लंघन करे, वह मेरे पति की चचेरी बहन भी है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या मैं अपने शिष्टाचार को नहीं दूंगा? इसलिए मैंने बहुत सारे उपहार तैयार किए। मैं अपने चचेरे भाई से बात करने के लिए आंगन में जा रहा हूँ। उस दिन शेनहे ने भी मुझे इसी तरह रोका था। जनता अक्सर कहती थी, ये हुआ कि गलती आपकी नहीं बल्कि आपके चचेरे भाई जियोजोंग की है जो नियमों का उल्लंघन करता है, और आप एक कुलीन परिवार से हैं। यदि तुम अपना चेहरा नोचने और अपनी पहचान खोने जाओगे, मैं उससे जाकर बात क्यों न करूं? मैंने उसकी बात पर विश्वास किया और क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान था, मुझे अपने बारे में सोचकर खुशी हुई, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। परिणाम स्वरूप अगले दिन मुझे शव का नाम नहीं पता था, इसलिए मैंने उसे आगे सौंप दिया। हवेली में एक मेहमान आया हुआ है। आपने न सिर्फ उसे देखा नहीं, तुमने तो उसे वेश्यालय तक भेज दिया था। यह सब हंसी का पात्र बन गया और मेरी चचेरी बहन ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह जीवन भर इसी जर्जर घर में रहेगी। ऐसा लग रहा था कि शेनहे ने इस अवसर का कई बार फायदा उठाकर मुझे बदनाम किया था। मैंने ठान लिया था कि इस बार शेनहे को सफल नहीं होने दूंगी, इसलिए मैंने सहानुभूति जताते हुए कहा, आखिरकार वह मेरे पति की चचेरी बहन है। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं इन बातों को लेकर उनसे नाराज नहीं रहूंगी। मेरे अडिग इरादे को देखकर शेनहे को डर था कि सब कुछ उजागर हो जाएगा, इसलिए उसके पास मेरा रास्ता जबरदस्ती रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरी चचेरी बहन बिगड़ी हुई और बदतमीज है, उसे न केवल आपका बगीचा चाहिए बल्कि आपके गहने भी चाहिए। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि आप नाराज हो जाएंगी। महोदया, अब आपको वापस जाना चाहिए। मैं थोड़ी देर में उसे आपसे मिलने ले आऊंगी। फिर वही बहाना था। मैं गुस्से से आग बबूला हो गई थी और उससे दोबारा बहस करने ही वाली थी कि अचानक मुझे पीछे से मेरी चचेरी बहन की आवाज सुनाई दी। मैंने सुना था कि मेरी भाभी ने बहुत पहले ही मेरे लिए एक आंगन तैयार करवा दिया था। इससे पहले कि मैं उन्हें धन्यवाद देने जा पाती, वह खुद मुझे लेने आ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा और संयोगवश मेरी नजर मेरी चचेरी बहन की आकर्षक आड़ू के फूल जैसी आंखों पर पड़ी। वे बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले हैं। बस इतना है कि ये आंखें शेनहे द्वारा प्रकट किए गए ठंडे अंडे की तरह दिखती हैं। मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं सालों से उससे झगड़ रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे चचेरे भाई का पुनर्जन्म हुआ हो? यह विचार अभी तक मेरे मन में नहीं आया है। और मेरे बगल में बैठी छोटी उपपत्नी झोशी ने इसमें बाधा डाल दी। उन्होंने पाजी की भूमिका निभाई, जिनका जन्म किंगची में हुआ था। मेरी चचेरी बहन बहुत नखरे दिखाती है, मेरी पत्नी को इतनी देर तक इंतजार करवाती है। पता नहीं उसने किसका एहसान लिया है। मेरी चचेरी बहन यहाँ नहीं है, भला वो मदद के लिए और किसका सहारा ले सकती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी चचेरी बहन शेनहे की कृपा का फायदा उठा रही है और घमंडी व्यवहार कर रही है। वह सचमुच शेनहे की लाडली बनने लायक है। मैंने मन ही मन सोचा, उसके झगड़े पैदा करने के तरीके भी बिल्कुल शेनहे जैसे ही हैं। अगर पहले की बात होती तो मेरे लिए खड़े होने के उसके दिखावे के आधार पर मैं निश्चित रूप से उसका आभारी होता और अपनी चचेरी बहन का मजाक उड़ाने का मौका ढूंढता। लेकिन अब मैंने आंटी झो के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। मेरी आवाज तेज और सख्त थी। गुरुजी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। आप कौन होते हैं बीच में टोकने वाले? आप किससे उधार ले रहे हैं? आंटी झो यह देखकर हैरान रह गई कि मैं, जो आमतौर पर इतना सौम्य और शालीन रहता हूँ, उन्हें मार सकता हूँ।
वह इतनी डरी हुई थीं कि उन्होंने अपना गाल ढक लिया और उन्हें यह भी पता नहीं चला कि उनका रुमाल जमीन पर गिर गया है। यह देखकर शेनहे तुरंत आगे बढ़कर उन्हें बचाने के लिए दौड़ा और अपना गुस्सा दबाते हुए पूछा, क्या बात है महोदया? बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ? मैं अभी एक बार मर चुका हूँ और वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है। मैंने नाक से आवाज निकाली और अगले ही पल मेरे चचेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे चचेरे भाई की पत्नी शांत हो गई और उसने मेरे चचेरे भाई को दिखाया कि क्या हो रहा है। आपका यहाँ आकर मेरे प्रदर्शन का इंतजार करना अनुचित है। कृपया स्कैन न करें। बुरा मत मानो। जाओ। मेरी चचेरी बहन ने चारों ओर देखते हुए और मुझे एक समझदारी भरी नजर से देखते हुए कहा। मैं तुरंत समझ गई कि वह आसपास बहुत सारे लोगों के होने और बात बाहर फैलने को लेकर चिंतित थी, इसलिए मैं उसके साथ चल पड़ी। परिवार में ऐसी क्या अजीब बात है? बाहर तेज हवा चल रही है। मेरे साथ हवेली में आइए। महल के मुख्य द्वार के पार मैं और मेरी चचेरी बहन कुछ नौकरानियों के साथ आगे आगे चल रहे थे। शेनहे और झो यिंगयान कुछ कदम पीछे थे। वे मंडप पार करके मेरे आंगन में आ गए। मेरी चचेरी बहन ने कुछ संदेह भरी नजरों से मेरी ओर देखा, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह बहुत असमंजस में होगी। मैंने उसके लिए जो आंगन तैयार किया था वह वहां क्यों नहीं गई? मैंने मन ही मन आह भरी। हालांकि हम दोनों को शेनहे ने मार डाला था। मेरे चचेरे भाई को शेनहे के बारे में अभी भी बहुत कम जानकारी थी। उसे पता ही नहीं होगा कि हम पहले मिल चुके थे। शेनहे ने ली जियान को उकसाने के लिए कुछ योजनाएं बनाई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बैठक में अंतर देख सकते हैं।